नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में कि टेंस क्या होता है। तो व्हाट इज टेंस? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है जी? उर्दू में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम तीन किस्म के ज़मानों में बात कर रहे होते हैं। किसी न किसी ज़माने में, मतलब कि हम माजी में बात कर रहे होते हैं या प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं या फ्यूचर में। तो इसी हवाले से अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो कुछ यूँ कहेंगे कि इट इज़ derived from Latin word tempus, which is used to express the time, यानी कि उस वक्त जो लफ्ज़ टेम्पस था, जो लैटिन ज़बान था, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ था, वो ज़माने या वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाद अज़ां उसी को मॉडिफाई करके तो उसको हमने टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं कि टेंस की अक़साम कितनी हैं। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर 1 पे है जी हमारे पास पास्ट, सेकंड वन है प्रेजेंट और थर्ड वन है जी फ्यूचर। अब इसकी हर एक की अलग अलग 4 इकसाम है, जिसको हम सब टाइप्स ऑफ कहते हैं जी, सब टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो वो कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1 है हमारे पास इनडेफिनेट। इनडेफिनेट भी कहते हैं और इनडेफिनाइट भी कहते हैं। और सेकंड वन है जी हमारे पास कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और थर्ड वन है परफेक्ट और फोर्थ वन है परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम पढ़ेंगे जी पास्ट को। अब पास्ट में सबसे पहले कौन सा आएगा जी? पास्ट इंडेफिनेट। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? पास्ट। और फिर सेकंड में सब टाइप में कौन सी होगी जी? इंडेफिनेट को। पास्ट इंडेफिनेट, INDEFINIT, जिसको फ़ेल माजी मुतलक कहा जाता है। अच्छा जी, अब इसको अगर इंग्लिश में हम डिफ़ाइन करें तो कुछ यूँ कहेंगे कि इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन occurs in past and has no limits। यानी ये ऐसा काम जो माजी में स्टार्ट हुआ है और अभी तक उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो जारी है, ख़त्म हो चुका है या होगा, इसकी कोई भी कैद नहीं है, उसके बारे में कोई भी इंडिकेशन नहीं है। तो उसको हम क्या कहेंगे जी? कि वो कौन सा है जी? फ़ेल माजी मतलब यानी पास्ट इंडेफिनेट। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। स्ट्रक्चर इसकी हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होती है जी। स्ट्रक्चर में हम इसमें जो यूज़ करते हैं वो सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सिलरीज होती हैं। अब ऑक्सिलरीज वो भी आज साथ साथ आपको बता दी जाएंगी किसके साथ कौन कौन सी ऑक्सिलरी यूज़ की जाएगी। और फिर हमेशा इसमें जो पास्ट है, पास्ट का इंडेफिनेट है, इसमें जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो इस्तेमाल की जाएगी। फॉर्म ऑफ वर्ब उसका इस्तेमाल किया जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ स्ट्रक्चर है किसकी जी? पास्ट इंडेफिनेट की। पास्ट इंडेफिनेट की। अच्छा जी, हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली, उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है, उससे बेहतरीन तौर पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम कहते हैं जी कि हम फसलें उगाते थे,
अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो हम इंग्लिश सीखने में करते हैं इसकी ग्रामर की रूह से, कि हम इंग्लिश को उर्दू में सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप इंग्लिश को इंग्लिश में नहीं सीखेंगे, आप रट्टे ही मारेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपने इसकी तरफ ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। वैसे इसको याद दहानी में अगर कहीं ट्रांसलेशन आ जाए तो उस हवाले से देखते हुए आप इसको कन्वर्ट करने हो, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फोकस किया करें जर्नल, इसके जो रूल्स हैं उनको ही फॉलो करके आप बेहतरीन इंग्लिश वो बोल सकते हैं। तो हम फसलें उगाते हैं, इसकी सबसे पहली जो एग्जांपल है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वो कैसे करेंगे? हम के लिए हम यूज़ करेंगे वी। वी यहाँ क्या है जी? सब्जेक्ट है प्लस, अब साथ साथ देखते जाएं, फसलें जो हैं वो क्या होती हैं जी? द क्रॉप्स। वैसे यील्ड भी कहा जाता है लेकिन यहाँ हम क्रॉप्स लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है जी? उगाने के लिए, उगाना यहाँ क्या है? ये वर्ब है। और ये क्या है जी? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फसलें ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट है, और उगाते वर्ब है। और ये जो इसके साथ है ये पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है जी, ये टेंस को ज़ाहिर कर रहा है। अच्छा, हम फसलें उगाते थे, वी यील्ड, YIELD। इसका मतलब होना है उगाना या देना। इसका मतलब क्या होता है जी? उगाना या देना। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ED। इसके साथ ED का इजाफा करेंगे तो यील्डेड द क्रॉप्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि फसलें क्या है जी? हमारा ऑब्जेक्ट है, और यील्ड क्या है? हमारी वर्ब है। तो स्ट्रक्चर के हवाले से जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा, तो ये क्या है जी? हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है कि वी यील्डेड द क्रॉप्स, हम फसलें उगाते थे। अब हम अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कि हम फसलें नहीं उगाते थे, हम फसलें नहीं उगाते थे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि वी डिड नॉट, वी डिड नॉट। अब ये क्या है? इसकी ऑक्सिलरी है जी। अब इसकी ऑक्सिलरी क्या है? डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी और प्लस यील्डेड। अब यील्ड चूँकि फर्स्ट फॉर्म इसकी इस्तेमाल होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर दी है जी। ये वर्ब हो गया प्लस दी क्रॉप्स ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ यूँ कहेंगे, डिड, ऑक्सिलरी हमारे पहले आ गई, प्लस वी प्लस यील्ड प्लस द क्रॉप्स, ठीक है जी। ये ऑक्सिलरी आ गई, AXU लिख रहा हूँ, इसके साथ ये S आ गया। स्ट्रक्चर आपके साथ साथ बनती जाएगी। और ये ऑब्जेक्ट। इसी को अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, याद रहे कि जब भी हम डिड को स्टार्ट में लेके आएंगे तो लास्ट में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी डालना है, जो इस बात की निशानदेही करेगा कि आप इससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं। और फोर्थ वन हम अगर इसका बनाएंगे तो कहेंगे कि डिड वी नॉट yield the crop, ठीक है। वही है, ऑब्जेक्ट है आपका, वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी है, और ये नॉट आपके मनफी को जाहिर कर रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप के जहन में ये बैठ चुके होंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं और ये इस तरह के सिंपल फार्मूले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, तब तक हमारे
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया। Thanks for watching. Like, share, and subscribe.